सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ज़बरदस्त और मुस्तकिल मिजाजी के साथ। पाकिस्तान भी नहीं बदल रहा, हम भी नहीं बदल रहे। पाकिस्तान तो बदल रहा है। अच्छा इनफैक्ट पाकिस्तान जो है वो इतना बदल रहा है कि उसका बदलाव जो है वो आपसे मुझसे संभाला नहीं जाना। तो इसलिए इस शो पे हमने आज बुलाया है अली मलिक साहब को, जो एक फाइनेंस और स्ट्रेटिजिक एक्सपर्ट हैं और इन चीज़ों पे हमसे तो बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं। लेकिन सर आज का शो जो है उस पर हम चीज़ें डिस्कस यही करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आया बदलाव आ रहा है, वो एक अच्छा बदलाव है, बुरा बदलाव है, और किस नौयत का है, ये मलिक साहब हमें बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम सर ये भी देखेंगे कि वे फॉरवर्ड, आपको पता बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि वे फॉरवर्ड है क्या। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो सर पहला सवाल वही है जो अली और मैं जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, अली कह रहे हैं स्टैगनेंट हो गया है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बदलाव आ रहा है, वो है क्या या स्टैगनेंट है, आपने बताना। अच्छा, नहीं, बदलाव एक तो मतलब नॉर्मल कोर्स में आता रहता है चीज़ों में, और वो पाकिस्तान में भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो तो मतलब बिल्कुल है। एक लिहाज से चीज़ें जो स्टेगनेंट है वो ये है कि शायद जो हमारा मतलब स्टेट स्ट्रक्चर है या जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वो मोरलेस तकरीबन चेंज नहीं हो रही हैं। वक्त, दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हमारी जो मतलब जिस तरह हमारी स्टेट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए अक्सर चीज़ों में, वो उस तरह नहीं कर रही। वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, बल्कि शायद थोड़े से ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। सिमिलरली जो एक पर्टिकुलरली कॉमर्स की फ्रीडम है, अगर आप प्योरली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कटेल और श्रिंक की जाती जा रही है। और शायद उसका मतलब कटेलमेंट क्या कोई वो जो बेसिकली स्टेटेड बेनिफिट हैं वो भी शायद नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो स्टेगनेशन एग्जिस्ट करती है। बट अगेन दुनिया बदल रही है तो लोग तो रास्ते निकाल लेंगे। मतलब आप जितना मर्जी चीज़ों को कन्फाइन करने की कोशिश करें तो लोग तो अपने लिए रास्ते निकाल लेंगे, कारोबार भी रास्ते निकालेंगे, लोग भी रास्ते निकालेंगे, तो वो चेंज तो कंटिन्यूस है। तो अच्छा, तो ये बात ये है कि यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि कोई शख्स किसी और के साथ कोई ज़्यादती करे या करने लगा हो और आप उसको समझाओ तो वो शायद रुक जाए, लेकिन रियासत के साथ जो है ना ज़्यादती, मतलब कोई अंडर इनवॉइसिंग है, कोई टैक्स की चोरी है, कोई और ऐसी चीज़ है, तो वो तो सब सवाब समझ के करते हैं। तो बुनियादी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि लोग तो रास्ते निकाल लेंगे, तो वो जो रास्ते निकलेंगे वो तो हमेशा रियासत के अगेंस्ट होंगे, उसका नुकसान पहुंचेगा। अच्छा देखें, उसमें ना दो तरह का मसला है। एक तो हमें ना अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। मतलब जिस इलाके में हम रहते हैं ना, यहाँ पर स्टेट हमेशा एक एडवर्सरी ही समझी गई है। मतलब हम पाकिस्तान किसी हद तक, इवन मतलब नॉर्थ इंडिया भी, साउथ इंडिया के डायनामिक्स भी काफ़ी हद तक मिलते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इतनी पुरानी नहीं है। सो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ऑन एवरेज को 100 साल में कोई ना कोई हमलावर आते थे, और सो हमारे लिए बेसिकली जब तक वो इंडिजनाइज होते थे तब तक कोई और आ जाता था। सो हमारे लिए बेसिकली जिस तरह मतलब आखिरी जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जी अंग्रेज़ आया और अंग्रेज़ ने कोई 150-200 साल यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुकूमत की, और प्राइमरली उसका मकसद कॉलोनाइजेशन थी, वो चीज़ों को लेके जा रहा था। तो जो मतलब जिस तरह चाइना है या इवन यूरोप है, जहाँ पर अब 250-300-400 साल की एटलीस्ट एक हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है स्टेटहुड की, या किसी न किसी फॉर्म में कोई फेडरेटिंग या कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स की, हमारे यहाँ वो चीज़ उस तरह डेवलप हमारी साइकी में भी नहीं हो सकी है। सो एक तो बेसिक बुनियादी मसला जो है वो ये है कि हमारे जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें अभी भी शहरी के लिए रियासत जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, होना ये चाहिए था कि जब हमने आज़ादी ले ली थी तो उसके बाद कोशिश ये होती कि जी रियासत को और शहरी के बीच का ये जो डिस्कनेक्ट है इसको ख़त्म किया। उसका तरीका बेसिकली वही था कि उसको शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए डिसीजन मेकिंग में। मतलब आप एक चीज़ में जब हिस्सेदार बन जाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उसके अगेंस्ट जाएं। हमने क्योंकि हमारा जो सारा का सारा स्टेट स्ट्रक्चर था वो कॉलोनियल ही था,
तो उसमें हमने चीज़ों को कंसंट्रेट ज़्यादा करने की कोशिश की मरकज़ियत की तरफ, पहले फेडरल की तरफ, और अब को पिछले 15-16 साल में जो एक चेंज आई है 18th अमेंडमेंट के बाद, वो ये है कि प्रोविंस की तरफ। तो हमारे यहाँ वो जो शहरी की राय है कि मतलब मुझे अपने इलाके में हस्पताल चाहिए है पहले, या अपने इलाके में मोटरवे चाहिए है पहले, मुझे अपने इलाके में पहले एयरपोर्ट चाहिए है, या मुझे अपने इलाके में पहले बेहतर सड़कें चाहिए हैं, मुझे रियासत की तरफ से ज़्यादा सहूलियात चाहिए हैं, या मुझे कम टैक्स चाहिए है। ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर शहरी की इन्वॉल्वमेंट, शहरी की राय दही एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मतलब इवन जो वो हुकूमतें, एक तो बेसिकली यहाँ पर गैर मुंतखब हुकूमतों का भी कोई तकरीबन 35-30 साल का दौरानिया है, हमारी कोई तकरीबन अब 80 साल की तारीख में हो जाएगी, मतलब 78 साल हो गए, 78 साल हो गए हैं तकरीबन, और उसमें से कोई 32-33 साल तो डायरेक्टली ऐसी हुकूमतें थीं जो मुंतखब हुकूमतें नहीं थी। लेकिन इवन जो मुंतखब हुकूमतें भी रही हैं, उनकी भी रिलायंस डिसीजन मेकिंग के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रही है हमेशा से, और ब्यूरोक्रेसी जो है वही पॉलिसीज़ उनके लिए बनाती है। हमारी सियासी जमातों ने भी कोई कोशिश नहीं की कि वो अपने अंदर पॉलिसी मेकिंग की कैपेसिटी डेवलप करने की कोशिश करें, अपने एजेंडे लेके आएँ, प्लान लेके आएँ। मोस्टली अगर आप देखें तो बहुत मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोगों ने मतलब हमारे हाँ देखा जाए तो मतलब अगर आप भुट्टो साहब को देखें, इमरान खान साहब को देखें, तो मतलब इनके जो विजन थे वो बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल थे। उसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल लेवल की डिटेल्स या स्ट्रक्चरल लेवल के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं थी, और द मोमेंट दे केम टू पावर तो इनकी रिलायंस फिर दोबारा उसी कॉलोनियल स्ट्रक्चर के ऊपर थी, उसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर थी कि इसको किस तरह लेके जाए। और तीसरी चीज़ वही वाली है कि मतलब अगर आप उन मुल्कों की बात करते हैं, इवन चाइना की बात करते हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, तो चाइना में जो विलेज लेवल या बेसिकली लोकल काउंसिल लेवल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो प्राइमरली कोई 70-80% चीज़ों के बारे में बाइख्तियार होती है कि उस इलाके में क्या फ़ैसले होंगे, और वो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पॉलिसी मेकिंग करता है। और उसके अंदर मतलब अगेन आप ये कह सकते हैं कि शायद अपोजिशन की कोई अगर है तो उसकी नहीं आती होगी, लेकिन पार्टी की अपनी ग्रास रूट की एक सपोर्ट एग्जिस्ट करती है जिसकी इनपुट कॉन्टीन्यूसली उस प्रोसेस में आती रहती है। और अगर हम मगरब की तरफ चले जाते हैं जिन्होंने तरक्की की है, तो वहाँ पर भी आप ये देखते हैं कि लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो आई थिंक प्रॉब्ली हमारे केस में जो पहला डिस्कनेक्ट है वो तो ये है कि रियासत और शहरी अभी तक अपने आप को एलियन समझ रहे हैं। अब उसके बाद रियासत ने ये करना शुरू कर दिया है कि रियासत ने बेसिकली बाय मतलब जिसको कहते हैं ना हर तरीके के साथ अब शहरी मतलब बेसिकली फ्रैंकली इतने हाई लेवल ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट्सेट्रा या ये कि जी आप बैंक से कैश निकलवाएंगे वगैरह वगैरह, ये कोई फंक्शनल रियासत होने की निशानियाँ नहीं है। सो बेसिकली वही है कि जी हमारी रियासत का एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने सस्टेन करना है, उसको हमने पालना है। तो वो पालने के चक्कर में अब वो जहाँ से भी हाथ पड़ता है वो निचोड़ रहे हैं, तो फिर लोग भी वही अपनी राहें निकाल रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर ये भी बताएं कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हम पे अभी तक उसका एक बुखार है, जिसको कुछ लोग कॉलोनियल हैंगओवर कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। और लेकिन हमने जैसे आपने कहा कि पॉलिसी साजी जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होती है और हमने कभी ये चीज़ करने की कोशिश नहीं की। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है कि अभी तक बतौर शहरी सारे जो लोग हैं, अवाम इंक्लूडिंग सियासतदान जो हैं, वो अभी तक बिलीव इस चीज़ में करते हैं कि वो सिस्टम जो वो दे के गए हैं अभी तक वो बेस्ट है। आपका लीगल सिस्टम भी वैसा है, आपका एजुकेशन सिस्टम भी वही उनका दिया हुआ है। क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर तो देखें एक शिफ्ट आ रहा है उस तरह से कि जैसे आप लंदन की मिसाल ले लें, हमें बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानियों को लंदन से, कि लंदन में अब कहते हैं जी कि लंदन में देयर आर 3 पीपल हु आर नॉट इंग्लिश टू 1 इंग्लिश पर्सन। अगर आप सड़क पर जाके देखें, हीथ्रो एयरपोर्ट की मुझे किसी ने उस दिन बताया कि जी वहाँ पे एक आपको ब्रिटिश सिटीज़न नहीं नज़र आएगा, ब्रिटिश गोरा नहीं नज़र आएगा, वो साउथ एशियंस ने सारा ले लिया। तो दुनिया के अंदर तो एक सॉर्ट ऑफ एक रिवर्स हो रहा है जो हमारे साथ, जैसे आपने कहा 200 साल गोरों ने किया। तो पाकिस्तान के अंदर क्या इस किस्म की बात है कि हमें अभी तक वो रोमांस जो है उस सिस्टम से वो है, क्योंकि वो रोमांस ही है तो हम अपनी पॉलिसी नहीं बनाते, उसी के ऊपर उसी को बेस बना के हम ऊपर चली जा रहे हैं। सर आई थिंक रोमांस नहीं है, क्योंकि देखें अगर लोगों का उससे अटैचमेंट हो या लोग उस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हों
तो फिर लोग रास्ते ना निकाल रहे हैं। लोगों का रास्ते निकालना इटसेल्फ शो करता है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल का और रियासत का एक डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है। मसला ये है कि देखें, रियासत का स्ट्रक्चर जो होता है ना, और हमने अपने मुल्क की तारीख में बहुत दफ़ा देख लिया है, रियासत का स्ट्रक्चर बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। मतलब आप इसका बड़ा इनर्शिया होता है इसकी। सो एक ये नहीं हो सकता कि मतलब यू विल जस्ट विश इट अवे कि अच्छा जी अब इसको बदल दिया जाए तो बदल जाएगा। और अब वही वाली चीज़ है कि आपका एक मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसकी 3 शाखें हैं। अब वो हर शाख जो है उसके हाथ में ताकत का इर्तिकाज़ भी है, उसके पास इख्तियारात भी हैं, तो शायद अपनी मर्ज़ी से तो उन इख्तियारात को कोई छोड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे केस में अगर देखा जाए तो 2-3 ऐसी मौक़े आए जहाँ पर बेसिकली कोई सियासी तहरीक के नतीजे में कुछ लोगों को या कुछ पार्टियों को मकबूलियत हासिल हुई और उनके पास शायद मौका था कि वो इस चीज़ को रिफॉर्म कर सकते। लेकिन उनके केस में भी फिर हुआ यही कि द मोमेंट दे वेंट इन, तो बजाय इसके कि वो चीज़ों को स्ट्रक्चरली ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करते, मतलब अगेन अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, बल्कि 2 मुल्कों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें और इंडिया की बात करें, वहाँ शायद हमसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेस है इस मामले में। लेकिन 100% अभी भी वो ब्यूरोक्रेसी का इर्तिकाज़ या रेड टेपिज़म या वो सारी चीज़ें अभी तक वो भी ख़त्म नहीं कर सके हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो सिस्टम थे उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब हम ये जितना मर्जी कर रहे हैं कि जी हमने अंग्रेज़ से लड़के आज़ादी ली थी वगैरह वगैरह, जो लड़के आज़ादियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे मतलब मुल्कों ने खाना जंगी करके स्पेन से आज़ादी ली या अमेरिका ने बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़के आज़ादी ली। हमारी लड़ाई तो मतलब बड़ी विद इन द बाउंड्स ऑफ सिस्टम थी। वो कांग्रेस हो या वो मुस्लिम लीग हो, वो जितने भी थे वो बेसिकली सबके सब सिस्टम के अंदर रह के ही जदोजहद करते थे। कभी ज़्यादा से ज़्यादा होता था तो वो ये कहते थे कि जी हम अब डायरेक्ट एक्शन करने लगे हैं, आज हम एहतजाज करेंगे बड़ा पुरजोर, तो उसके नतीजे में फिर वो उठा के लोगों को जेल में डाल देते थे। इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी मेन स्ट्रीम में हमारे आ ही नहीं सकी, और शायद थोड़ी सी वजह हमारा मिजाज भी है। और उसका मैं किसी को उस दिन ये बात जो जिसे आपने भी कहा कि स्टैग्नेशन है और लोग कहते हैं मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, तो मेरे जहन में सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ आती है कि मुल्क 47 में बना। एक शख्स अगर 47 में पैदा हुआ, उसकी उम्र आज 78 साल होगी, 77, तो पाकिस्तान इफेक्टिवली एक ऐसे शख्स जितना है जितना एक बंदे की एज होती है 78 साल जो है इज़ नॉट मे बी इनफ। हाँ, आप तनकीद कर सकते हैं कि उसके बीच में हमने बड़ी अजीब अजीब चीज़ें की, लेकिन 78 साल एक वो उम्र होती है जिसके अंदर शायद जो इनर्शिया की बात कर रहे हैं उसको निकालना एक मुश्किल चीज़ है। तो सवाल असल में ये है कि फिर वो मैजिक नंबर क्या है जिसके ऊपर हम उस इनर्शिया को से फाइट डाउन करके अपनी तौर पे कुछ चीज़ कर सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि ये चीज़ साथ रहेगी हमेशा पीछे? सर मैजिक नंबर तो शायद नहीं होगा कोई, मतलब मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, मेरे ख्याल में शायद आपके पास कोई मैजिक नंबर तो नहीं होगा कि आपके 100 साल बाद आप ही हो जाएंगे या 125 साल बाद। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी और वो ये है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मतलब जिस तरह मैंने कहा कि मतलब देखें, ताकत का इर्तिकाज़ या रियासत जो है वो आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। यू जस्ट कैन नॉट विश इट अवे, क्योंकि मतलब वो फिर स्टेट कोलैप्स है, उसके फिर अपने नुकसानात हैं, और कोलैप्स जिस नीयत से हो कभी भी वो नीयत अचीव नहीं होती, उसकी जगह कुछ और ही होता है। तो एक तो ये चीज़ है कि प्रोसेस जब भी होगा, जो भी होगा, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मतलब वो 100 साल होंगे, 200 साल। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और ये वो चीज़ है जिस पे बहस होनी चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। आया हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ हम चीज़ों को चेंज कर सकेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, या हम बेसिकली उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर हमें खड़ा होना चाहिए था। ये आई थिंक ज़्यादा क्रिटिकल सवाल होगा बजाय इसके, मतलब क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब मिलेगा तो फिर हम ये कह सकते हैं अच्छा ठीक है जी, डायरेक्शन हमारी ठीक है, तो 78 साल में तो नहीं हुआ, लेकिन शायद 178 साल में हो जाए, शायद 128 साल में हो जाए, शायद 120 साल में हो जाए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमारी डायरेक्शन वो है जो बेसिकली एक कामयाब खुशहाल फंक्शनल रियासत बनने के लिए होनी चाहिए या नहीं। तो उसके इंडिकेटर जो हैं वो थोड़ा सा मिक्स्ड ही हैं, शायद नेगेटिव साइड पे थोड़े से ज़्यादा हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन अच्छा, इसके बाद हम ज़रा थोड़े से पर्टिकुलर किस्म के सवालों पे आते हैं। आखिरी जेनेरिक सवाल जो है वो ये है कि आपने जिस तरह कहा कि हमारी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, सो हमारे पास
1 लाख साल का हिस्टोरिक रिकॉर्ड मौजूद है, किस कौम ने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। हमारे पास चाइना जैसी मिसालें हैं, अमेरिका जैसी मिसालें हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। हम वो पॉलिसीज़ क्यों नहीं अपना लेते? यहाँ पर ये क्या शौक है कि हम एक नई चीज़ सोचेंगे, हम व्हील को खुद से इन्वेंट करेंगे दोबारा से? अच्छा, उसमें देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, होता बेसिकली पता है क्या है, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम व्हील को री इन्वेंट करेंगे, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा पुराने चीज़ों को बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब एक जो चीज़ है, मतलब बड़ा नेचुरल सी चीज़ है कि हमारी एवोल्यूशन जो है वो फ़र्क है अमेरिका से या चाइना से, तो कुछ यहाँ पर रहेंगे बड़ी सी चीज़। मतलब फॉर इंस्टेंस चीन है तो वो 3-3.5 हज़ार साल से रियासत का और शहरी का एक बड़ा अनफ्लिंचिंग रिश्ता है। मतलब अगर आपकी 3.5 हज़ार साल की जनरेशन की साइकोलॉजी में ये चीज़ बैठी है कि रियासत मेरा ख्याल रखेगी, तो आप फिर रियासत की बात को मानेंगे और रियासत जो कहेगी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी तरह जब आप ख़ास तौर पे अमेरिका की बात करते हैं, बाकी एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड की बात भी करते हैं, वहाँ पर शख्सी इंफरादियत पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो वो जो सिस्टम उसकी वजह से इवॉल्व होते हैं, वहाँ शख्सी आज़ादियत हमेशा बहुत ज़्यादा पैरामाउंट रहेगी। और हमारे केस में शायद कॉन्टेक्स्ट इस सेंस में थोड़ा सा फ़र्क हो, तो शायद हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ें जो चाइना में भी नहीं हो सकेंगी। और वहाँ लेकिन जो वहाँ वाली बात के जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है ना, वो शायद हमेशा एक जैसे रहेंगे। मसलन ग्रास रूट के लेवल पे रिप्रेजेंटेशन एक रियासत के लिए बड़ी क्रिटिकल है, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। उसकी बड़ी बेसिक सी वजह ये है कि अगर आप प्राइमरली साइंस में भी जाएं, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग में भी जाएं, तो एक सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता जाता है वो उतना फ्रेजाइल होता जाता है, और एक सिस्टम जितना सिंपल होता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ कम होती हैं। जैसे जैसे आप किसी चीज़ में कम्प्लेक्सिटी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपका ये जो कम्प्लेक्सिटी वाला बात है और ये जो फ्रेजिलिटी वाली बात है, इसको हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़िर अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो री इन्वेंटिंग द व्हील है, उसके ऊपर जो एक पॉपुलर थिंकिंग है कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़ है। आप तो उससे बरक्स बात कर रहे हैं कि वो शायद सबसे पुरानी सोच है, और एक सिस्टम जो है उसके अंदर फ्रेजिलिटी जो है वो तभी आ जाती है जब उसके अंदर आप मज़ीद कम्प्लेक्सिटी ले आते हैं। जितना सिंपल रखेंगे उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। जी, एक्चुअली ऐसा ही है। मतलब ये वही वाली चीज़ कि मतलब इवन अगर आप यूनिवर्स को देखें तो वो सिस्टम या वो एंटिटीज़ या वो मैटर या वो कंपाउंड जहाँ बेसिकली रूल सिंपल रहते हैं, वहाँ सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इवन रियासतों के केस में भी ऐसे ही है कि वो रियासतें जहाँ पर क्योंकि उसकी वजह बड़ी बेसिक सी है, जब आप एक लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं तो आप कम्प्लेक्सिटी कभी भी लीनियर नहीं होती, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल होती है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को दुगना मुश्किल कर देंगे तो उसको करने के लिए आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े शायद। और जैसे जैसे आप लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं, आपको लिए शायद उसको कैप्चर करना मुश्किल होता जाए, और उस वजह से उस सिस्टम के अंदर इनहेरेंटली एक फ्रेजिलिटी आ जाती है। सो एक चीज़ तो बड़ी सीधी सी ये है कि सिंपलिसिटी डिमांड्स के आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसला साजी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे लोकल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब आप अगर अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ टाउन हॉल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इवन यूके के केस में जो बेसिकली काउंटीज़ हैं, टाउन्स हैं, इनके अंदर मतलब बल्क डिसीजन मेकिंग वहीं होती है। और बल्कि अगर आप ये देखें कि यूके ने जब उसको लंदन पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है तो उसके जो नतीजे निकले हैं वो बेसिकली ये निकले हैं कि कहीं स्कॉटलैंड में रेफरेंडम की बातें हो रही हैं, कहीं जो मिडलैंड थे जिन्होंने जब ये फील करना शुरू किया कि दे आर गेटिंग इग्नोर्ड बाय लंदन, तो उन्होंने रिवोल्ट करके ब्रेक्जिट कर दिया, जिसके असरात अब अभी तक ब्रिटेन निपटा रहा है। सो जितना आप चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देंगे किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ, उतना ही ज़्यादा सिस्टम में कम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू कर देगी। हमारे दोस्त हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, शो पे भी आ चुके हैं, ज़ैद यूनुस साहब, वो अमेरिका में बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि जी जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे उनकी कांग्रेस वुमन है, और उनमें सोलर पैनल लगवाने थे या उनके सड़क ख़राब थी या
कहते हैं हम सीधा ऑफिस उनका जो है अप्रोचेबल है, नॉट डायरेक्टली हर, बट मैंडेट यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे फ़ोन करें या मसला हो हमारे पास आए तो उनका मसला हल करना है, क्योंकि हमने लेने हैं वोट। अब यहाँ पे पंजाब की खास तौर पर कि बलदियाती निज़ाम जो है उसके ऊपर फोकस भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का तो मूड भी नहीं लग रहा करने को। और आप जो बात पहले कर रहे थे कि ये चीज़ें जब आप रखेंगे अपने पास जोड़ के तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि जी MPs जो हैं वो काम करेंगे और पंजाब गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी है वो सारा कुछ करेगी और बल्दियात की तरफ कुछ नहीं जाएगा। तो क्या ये चीज़ सस्टेनेबल कितनी देर तक है? और अब तो इत्तेहादी हुकूमत है ये, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी बार बार कहती है कि आप इलेक्शंस कराएं और सब कुछ लेकर आएँ। क्या वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त की और माजी की भी पंजाब के अंदर ये बल्दियाती निज़ाम जो है इसके ख़िलाफ़ होते हैं? अच्छा सर, हमारे यहाँ ना जेनेरिक रुझान, इवन वो भी जगह जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए गए हैं, वो रुझान यही है कि पावर को कंसंट्रेट करके रखा जाए। उसकी प्राइमरी वजह ये है, देखें बात बड़ी सीधी सी है, बात सीधी सी ये है, आप अगर वज़ीर आला हैं, आप भले पंजाब के वज़ीर आला हों, आप भले KP के वज़ीर आला हों, आप भले सिंध के वज़ीर आला हों, बलूचिस्तान के वज़ीर आला हों, ठीक है, इख्तियार सबको अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ एक पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसकी जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी पूरी डिपेंडेंसी इस चीज़ के ऊपर है कि पावर कंसंट्रेट रहे। DG खान में भी कोई रोड बननी है तो उसका फ़ैसला लाहौर में बैठे हुए सेक्रेटरी साहब की टेबल पे होना चाहिए। तो जब बेसिकली इस तरह के इख्तियार की मतलब अगेन जो सियासी साइड है हुकूमत की, उसके अंदर भी एक इंसेंटिव है इस चीज़ का कि इसको कंसंट्रेट करके रखा जाए। और फिर एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कॉन्टीन्यूसली एग्जिस्ट करता है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो भी यही चाहता है कि चीज़ों को मुर्तकिज़ रखा जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आएगी इस चीज़ पे। अच्छा, अब उसमें हुआ ये, फॉर इंस्टेंस जिस तरह शायद पंजाब में सिचुएशन अगेन ये थोड़ी सी वो होगी, पंजाब का मैंडेट शायद उतना यूनानिमस नहीं है जिस तरह का यूनानिमस मैंडेट आपको सिंध या KP में मिल जाता है। तो शायद ये एक फ़ियर है कि वो इवन इंतखाबात तक भी नहीं जा रहे हैं। वरना इंतखाबात करवा भी लेंगे तो मुर्तज़ा वहाब साहब को मुराद अली शाह साहब के दफ्तर ही जाके बैठा रहना पड़ेगा कि जी ये फ़ंड अगर रिलीज़ हो जाए तो मैं ये गलियां पक्की कराना चाहता हूँ, अगर ये फ़ंड रिलीज़ हो जाए तो मैं यहाँ बारिश के पानी का मसला हल करना चाहता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या वो मुराद अली शाह साहब के दफ्तर जाके बैठेंगे या वो बिलावल हाउस जाके बैठेंगे कि जी आप ऊपर से इंटरवीन करें और इस मसले को हल करवाएं। सिमिलरली KP में भी जो भी होगा सिस्टम जहाँ पे भी होगा वो अल्टीमेटली गंडापुर साहब ने ही फैसले करने हैं कि टांक में अगर को बारिश बरसाती नाला बनाना है तो वो बनना है या नहीं बनना। अच्छा सर, आजकल का मसला नहीं है, हमेशा ही अगर आप तारीख़ी तौर पर भी देखें तो नून लीग जब भी हुकूमत में आई है उनका एक सियासी नारा ये होता था कि हम आएंगे और प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन होती उनसे कभी भी नहीं है, अभी फिर नहीं हो पा रही। अच्छा, यहाँ ना मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कर दूँगा, और कंट्रोवर्शियल बात ये है कि सर आपकी जो रियासत है ना आज, इसकी बुनियादें रखी गई थी 70 की दहाई में, जब आपका मुल्क 2 हिस्से में अलग हो गया, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, तो फिर फैसला हुआ कि जी अच्छा अब हमारे साथ जो कुछ ये हुआ है इसके बाद अब हमने अपना अगला स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है। आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें अगेन कुछ डिविएशंस आई बट वो उनको वापस कर लिया। मेरे ज़ाती ओपिनियन में नेशनलाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ वो जिसको कहते हैं ना कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, वो आपकी रियासत के पास वो आपकी स्टेट पॉलिसी है। आप इसको जो मर्ज़ी कर लें, इवन नून लीग के केस में बात कर लें, ये प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इन्होंने पावर प्लांट लगाए सब सरकारी कंपनियां बना के, और अब वो कहते हैं कि जी हम लगा के उसको प्राइवेटाइज कर देंगे। मतलब ये तो बेसिकली मतलब एक अब्सर्डेस्ट तरीन अप्रोच है कि जी हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत जो है वो 4-5 हज़ार मेगावाट के पावर प्लांट लगाएगी और उसके बाद किसी स्टेज पे हम इनको प्राइवेटाइज कर देंगे। भाई अगर आप ज़हन बना लें, अगर तो ये काम रियासत के करने का है तो फिर प्राइवेटाइज क्यों करना है, और अगर ये काम रियासत के करने का नहीं है तो आप अपने वसाइल या अपनी मतलब वो जिसको कहते हैं कि बैंक लोन के लिए सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर क्यों ज़ाया कर रहे हैं जिसने इवेंचुअली आप समझते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जानी है। सो लिप सर्विस वगैरह वो सब कुछ अपनी जगह पे चलता है, लेकिन आपकी रियासत ने 70 में ये फैसला कर लिया था,
मतलब अभी आप देख लें प्राइवेट सेक्टर के केस में भी देख लें, आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपके मुल्क में डोमिनेट करता है आपके इकोनॉमी को। मतलब आपका इफेक्टिवली देखें, हर एक मुल्क के केस में आपके टॉप कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी होती कौन सी हैं? बैंकिंग होती है, फाइनेंस और बैंकिंग होती है। वहाँ एक तो ये कि आपने बैंकिंग वो सेक्टर है जहाँ पर हमारे मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की गई, बट स्टेट बैंक एक ओवरली प्रोटेक्टेड रेगुलेटर है और नेशनल बैंक अभी भी आपका एक बहुत बड़ा बैंक है जो सरकारी कंट्रोल में है। सो सरकार डायरेक्टली कम्पीट कर रही है उस सेक्टर में भी जो सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइज कर दिया गया। दूसरा होता है एनर्जी। एनर्जी अभी भी आपकी जो आई थिंक 60% से ऊपर की ज़रूरियात हैं वो पीएसओ पूरी कर रहा है जो सरकारी सेक्टर में। और फिर वहाँ पर अगेन सरकार के कुछ इदारों की ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं, उनकी रिफाइनरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। पूरी जो अगर आप सप्लाई चेन को देखें, अगर आप बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन साइड पे चले जाएं तो पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, ये सब के सब बेसिकली पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं। ठीक है जी, 2 कमांडिंग हाइट्स ये हो गई। तीसरा हमारे जैसे मुल्क में खाद है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली फौजी फर्टिलाइज़र इज़ रियासत है। मतलब हम इस चीज़ पे बहस कहीं हम पीपीएल के केस में भी इस चीज़ पे बहस नहीं कर रहे कि ये सही है या गलत है। सो आई थिंक जो ये तजाद है ना कि रियासत की पॉलिसी ये है क्लियर कट कि जी कमांडिंग हाइट्स पे रियासत रहनी है और रियासत ने कंट्रोल करना है, और उसके बाद लिप सर्विस ये भी है कि जी हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। वो आई थिंक इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहा है जहाँ पर को जो थोड़ी बहुत अश्क शुई वाली प्राइवेटाइजेशन होती है उसमें भी फिर वो क्रॉनी कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज़ के बारे में बातें उठना शुरू हो जाती हैं। मसलन जब आपको पता है कि जब कुछ बैंक प्राइवेटाइज हुए थे उसके ऊपर ये बातें काफ़ी की गई, फिर कुछ और यूनिट थे सीमेंट के, खाद के, घी के, जिनको प्राइवेटाइज किया गया, तब भी इस तरह की बातें हुई हैं। पीएए की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, उसके ऊपर भी ये वाली बातें। तो आई थिंक रियासत को ना थोड़ा सा यकसू होने की ज़रूरत है कि जी हम प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब अगर हमारी पॉलिसी ये है कि कमांडिंग हाइट्स हमने कंट्रोल में रखनी है, फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? जी, तो जाहिर वो अगेन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बैलेंस है गवर्नमेंट के लिए। करना क्या चाहते हैं, वे फॉरवर्ड हमें नज़र नहीं आता। इसी को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आगे हमने जहाँ ब्रेक पे जाना है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ब्रेक से पहले मतलब प्राइवेटाइजेशन की हद तक बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो फंस गई है। वो उनकी जो वे फॉरवर्ड क्या है, उनका जो आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन, आप कह रहे हैं वो आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। वो चाहते हैं कि वो जो जैसे आपने कहा बड़े सेक्टर्स के अंदर वो चाहते हैं गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखे। तो इसके अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की हद तक अगर बात करें, मेरा एक सवाल ऐड कर लें उसके अंदर कि जो सबसे बड़ी जो पिछले साल डेढ़ में प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चली है वो पीआईए की तरफ चली है। अब आपकी स्टेट रन एयरलाइन है, अली और मैं तो कहते हैं कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होती तब तक इसको बंद कर दें क्योंकि नुकसान हो रहा है। एक तो क्या ये कोई तरीका है, ये कर सकते हैं? दूसरा इसके अंदर एक बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी की है और दीगर सियासतदान ने की कि एक मुल्क की शान होती है उनका नेशनल एयर कैरियर। ये जो प्राइड है, ये जो शान वाली बात है कि जी हमारे पास नेशनल एयर कैरियर भी होना चाहिए, नेशनल खाद भी होनी चाहिए, नेशनल फलाना भी होना चाहिए, ये कोई मॉडर्न दुनिया के अंदर कोई इस किस्म की चीज़ है जो जिसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी आती है मुल्क के अंदर? अच्छा, मॉडर्न दुनिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, तो वो तो हो गया। लेकिन एक्चुअली जहाँ तक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात है ना, मतलब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बहुत दफ़ा कोशिश की जाती है। उसकी वजह है कि पीआईए शायद ना वो उस ग्रे लाइन में है जहाँ पर इसको शायद वो किसी तरीके से निकाल भी दिया जा सकता है और शायद रोक के भी रखा जा सकता है। फिर शायद इसके लॉसेस वगैरह भी स्पेशली पिछले को 20 एक साल में काफ़ी ज़्यादा बलून कर गए। बीच में 2-3 पीरियड आए जब काफ़ी इसको नुकसान हुआ, तो इसके फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं उनकी हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। अगर आप मेरे से ज़ाती ओपिनियन पूछें मेरा, तो पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है ना, वो आपकी एक और नेशनल पॉलिसी की टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है। और वो पॉलिसी ये है कि आपने पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ देना। ठीक है, अब आप ये देखें कि पीआईए जो है, पीआईए की एक कंपेटिटर कौन है? पीआईए के सारे कंपेटिटर स्टेट रन एयरलाइंस हैं। हम compete करेंगे, अगर जिस इलाके में हम हैं, हम compete करेंगे एमिरेट्स के साथ, हम compete करेंगे कतर के साथ, हम compete करेंगे टर्किश के साथ, हम compete करेंगे इत्तेहाद के साथ, हम compete करेंगे ओमान के साथ, ठीक है, ये सऊदी के साथ। ये सारी की सारी स्टेट ओन्ड एयरलाइंस हैं।
ठीक है, आपकी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि जी आपने पाकिस्तान को टूरिज्म का हब बनाना है। अगर आपने पाकिस्तान को टूरिज्म का हब बनाना है तो फिर आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि PIA के दुनिया में इतने सारे राउट खुले हैं कि किसी को 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में ट्रांजिट लेना पड़े, क्योंकि जब तक वो ट्रांजिट लेना नहीं शुरू करेंगे उनको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई जगह है जिसके ऊपर हम शायद 2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा लेके अंदर जाके देख सकते हैं, कुछ 1500-500 $1,000 खर्च कर सकते हैं, कोई होटल में कमरा ले सकते हैं, कोई खाना खा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। मतलब यही वो मॉडल है जो बेसिकली सबसे पहले सबसे सक्सेसफुली दुबई ने एमिरेट्स के साथ अडॉप्ट किया, उसको फिर रेप्लिकेट किया सारी की सारी गल्फ स्टेट्स ने, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया, अब सऊदी कोशिश कर रहे हैं वो रियाद को हब बनाने की, टर्किश इवन इसी मॉडल पे है। ठीक है, तो हम लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरलाइन अगर आप हमारी पॉलिसी टूरिज्म है तो हम लुफ्थांसा ब्रिटिश एयरलाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था उस वक्त उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आगे जर्मनी देखो या आके UK देखो, वहाँ लोग वैसे ही आते थे। तो एयरलाइन जो भी होती, जैसी भी होती, जिस मर्जी हाल में होती, वहाँ पर लोगों ने आना था। अच्छा, PIA के केस में दूसरा मसला ये है कि जी कहा जाता है कि PIA ओवर स्टाफ्ड है। PIA ओवर स्टाफ नहीं है, PIA की कैरियर कम है। PIA का जो करीब तरीन रीजनल कंपेटिटर होगा ना उसके पास भी 180 जहाज होंगे। PIA के आज फंक्शनल जहाज 25-26 से ऊपर नहीं होंगे, अंडर यूटिलाइज्ड है जी। एग्जैक्टली। सो इशू वो नहीं है कि PIA की स्टाफिंग, इशू ये है कि बीच में PIA के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, उस तरीके से इसको नहीं चलाया गया है कि यहाँ पर आप जहाज़ों की तादाद बढ़ाते, आप रूट बढ़ाते, आप कम्पीट करते उन कैरियर्स के साथ। मतलब टर्किश वगैरह ने जो मार्केट शेयर लिया है वो PIA ने क्यों नहीं लिया 20 साल में? लेकिन वैसे इसमें ये भी तो ऑब्वियसली बात है, जैसे घर का कोई बजट बनाता है और घर के अंदर एक बड़ा सा खर्चा आ गया है और बजट आउट हो गया है, तो जो आपके बच्चों के लिए कोई इंपोर्टेड किस्म की टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ आती हैं, तब कहते हैं यार 1 महीना ज़रा रिलैक्स कर लो। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का यही सूरत हाल है जब से कंसीव हुआ पाकिस्तान आउट है। अब PIA की मुझे लास्ट याद है, और मैं शायद उम्र मेरी बड़ी कम थी कि 777 आ रही, वो बड़ा एक नेशनल तौर पर बड़ी प्राउड होने वाली चीज़ है कि जी 777 आ रही। वही 777 अभी तक चल रहे हैं, उसमें से भी शायद 1-2 ही चल रहे हैं जी। ऐसा ही। तो अब जहाज़ लेने के लिए भी आपको पैसे चाहिए ठीक ठाक। सर बिल्कुल चाहिए। ये जो एक हमारा जो आप कह रहे हैं कि पैसे जहाज़ और लें, वो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, अब देखें, अब ये वो बेसिक मसला है जहाँ पर रियासत की ख्वाहिश में और रियासत की पॉलिसी में बड़ा बेसिक तजाद है। वो जिस तरह हमने बात की ना, सिर्फ PIA का मसला नहीं है, ये एक्चुअली आपके हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मसला है। आपका कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इवन वो जो प्रॉफिट में भी जा रहे हैं, वो एफिशिएंटली नहीं चल रहे हैं। मतलब आप शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 26% शेयर दे के किसी को एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का मैनेजमेंट कंट्रोल दे दिया हुआ है, और आप बार बार देंगे। उसकी वजह यह है कि आपसे चीज़ें चलेंगी नहीं, और वो चीज़ें चलेंगी क्यों नहीं उसका मैं आपको बता देता हूँ। के इलेक्ट्रिक बहुत एग्जांपल देखें, स्टेट ओन्ड जो है, एग्जैक्टली, के इलेक्ट्रिक एक और मिसाल है कि जिसमें आपने हेस्टी प्राइवेटाइजेशन कर दी है और फिर और उसको, और वो स्टेट, मतलब के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन तो एक्चुअली मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब गवर्नमेंट ने गारंटियाँ ली हैं हर बुरी चीज़ की इससे पहले कि प्राइवेटाइज कर दे। तो अगर सब बुरी चीज़ों की गारंटियाँ आपने ही लेनी थी तो फिर उसको प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि ये मसला यहाँ क्यों आता है। ये थोड़ा सा आई थिंक वेस्टेड इंटरेस्ट का मसला है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कोई बुराई नहीं है। अगर आप रियासत ये फैसला करती है कि वो एक बड़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चलाएगी, ये जो हमारे यहाँ 20-30 साल से खास तौर पर जिस तरह आपने कहा कि PMLN एटलीस्ट इसको स्लोगनरिंग के लिए इस्तेमाल करती है। सर, आज की दुनिया में जहाँ जहाँ तरक्की हो रही है वो ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बेस पर रही है। आप UAE देख लें, कमांडिंग एंटिटी सारी की सारी पब्लिक सेक्टर है। आप चाइना देख लें, सारी की सारी तरक्की जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू हुई। आप सिंगापुर देख लें, तमास्क होल्डिंग, मतलब प्रॉब्ली लाइक द मोस्ट एफिशिएंट बेस्टियन ऑफ कैपिटल सिंगापुर, तमास्क होल्डिंग इफेक्टिवली ओन्स 20-30% ऑफ सिंगापुर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और उनकी उसके बाद फिर आगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो फिर आपका कैश आएगा, वो फिर कैश बाकी दुनिया में भी डालना शुरू करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मसला नहीं है इस पे, बल्कि आपसे ही मेरी वो कुछ महीने पहले गुफ्तगू हुई थी, वो एक आर्टिकल हमने वो प्रॉफिट में जी हुआ था। मसला ये है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चलाने के कुछ तकाजे हैं। मसलन
तमास्क होल्डिंग में ये नहीं होगा कि इदारों के बोर्ड पे सेक्रेटरी साहब को बिठाया जाएगा। तमास्क होल्डिंग में ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट पावर प्लांट चला रही है तो वहाँ ब्यूरोक्रेट को डेपुटेशन पे भेजा जाएगा और 38 लाख रुपया तनख्वाह दी जाएगी कि इसके CEO के तौर पे इसको आप प्राइवेट सेक्टर से 6 लोग लेंगे, आप फिर उसको एज बिजनेस चलाएंगे। गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करेगी इस फॉर्म में कि उसके बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो थ्रू कॉम्पिटेंट पीपल। एक शख्स जिसकी ट्रेनिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, ही इज़ नॉट सूटेबल टू रन बिजनेस। ठीक है, आपके मुल्क में इसकी एक मिसाल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। आज से 5-6 साल पहले जो आपके फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम इदारे हैं, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था और उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए सारी की सारी मैनेजमेंट और बोर्ड के स्ट्रक्चर्स को इस तरह रीऑर्गेनाइज किया था कि यार अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो हमें इसको प्रोफेशनली चलाना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो आपको बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए भी करने की ज़रूरत है। कारोबार सिर्फ चल सकता है, वो रियासत चलाए या वो इंडिविजुअल चलाए। ठीक है, हमारे यहाँ मसला ये है, आप लिस्ट उठा के देख लें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इनके बोर्ड पे मेंबरशिप्स कौन सी होती हैं, कौन मेंबर होते हैं। मोस्टली हर इदारे के अंदर आपको कोई ना कोई सेक्रेटरी साहब, कोई ना कोई वो बोर्ड पे नज़र आएंगे। कुछ केसेस में जिस तरह भी हमने वो पावर प्लांट्स वगैरह की बात की, वहाँ पर एक्चुअली इवन मैनेजमेंट के अंदर उनको डेपुटेशन पे भेजा गया। कारोबार ऐसे चल नहीं सकेगा। हमारी अप्रोच में बेसिकली जो मसला है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या प्राइवेट एंटरप्राइज ये मसला नहीं है। एक तो इस तजाद को ख़त्म कर दें कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चलाना चाहते हैं बड़ी चीज़ों में, तो आप बिल्कुल क्लियर कर दें कि जी ये बड़ी चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा। हम फैसला करेंगे किसी स्टेज पर शायद हमको कंपटीशन ऐड करते हैं, वरना हम ये नहीं करेंगे। बाकी प्राइवेटाइजेशन छोटे मोटे कारोबार करते रहे, पब्लिक चलाती रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चलानी है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वैसे चलाएं जैसे दुनिया चला रही है, जैसे UAE चला रहा है, जैसे सिंगापुर चला रहा है। बिल्कुल। वो फिर आप सरकारी अफसरान के हाथ में या उनकी पॉलिसी के हाथ में नहीं दे सकते। तो सरकारी अफसरान के हाथ में तो कुछ भी नहीं दे। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लेकिन वक्त खत्म हो जा रहा है, सॉरी, लेकिन सर बहुत सारी बातें जो हैं, मतलब हम हर शो पे कहते हैं, लेकिन वाकई में इतनी बातें रह गई हैं। तो मलिक साहब को हम बहुत जल्द फिर से बुलाएंगे और इसी कॉन्वर्सेशन को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया देखने का। अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।